इजराइल के राष्ट्रपति इसहाक हेरजोग ने हमास के पास केमिकल हथियार होने का दावा किया है। केमिकल हथियारों को भयंकर तबाही मचाने वाले हथियारों की श्रेणी में रखा गया है। केमिकल हथियार के जरिए बड़ी मात्रा में तबाही मचाई जा सकती है। आपको विस्तार से पूरी खबर बताते हैं। इजराइल और हमास की जंग अब केमिकल हथियारों की ओर बढ़ती दिख रही है। इजराइल के राष्ट्रपति इसहाक हेरजोग का दावा है कि हमास के जिन आतंकियों ने 7 अक्टूबर को म्यूजिकल फेस्टिवल पर हमला किया था, उन्हें केमिकल हथियार बनाने के निर्देश दिए गए थे। दावा किया जा रहा है कि किबुत्ज के म्यूजिक फेस्टिवल में कत्लेआम मचाने वाले कुछ आतंकी मारे गए थे। उनकी लाशों को जब बारीकी से चेक किया गया तो आतंकियों के पास से केमिकल हथियार बनाने का सामान भी बरामद हुआ है। इजरायली राष्ट्रपति हेरजोग का दावा है कि आतंकियों के पास से केमिकल हथियार बनाने का जो सामान मिला है उसका कनेक्शन अल कायदा से है। केमिकल हथियार को वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन यानी भयानक तबाही या बड़े पैमाने पर हत्याकांड, नरसंहार मचाने के लिए वाले हथियारों की श्रेणी में रखा जाता है। जैविक और परमाणु हथियार भी इसी श्रेणी में शामिल हैं। केमिकल हथियारों को बनाना, उनका रखरखाव करना और इस्तेमाल करना काफ़ी आसान होता है, इसलिए उनका इस्तेमाल ज़्यादा होता है। ये सस्ते भी होते हैं। जंग में केमिकल वेपन्स यानी रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल का इतिहास 100 साल से भी ज़्यादा पुराना है। पहली बार 1915 में इनका इस्तेमाल किया गया था। क्लोरीन सबसे पहला केमिकल हथियार था। इससे लोगों को दम घुटने लगता है और समय पर इलाज न मिली तो मौत हो जाती है। इसके बाद मस्टर्ड गैस आई जो शरीर पर घाव बना देती है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हिटलर की नाजी सेना ने कीटनाशकों से नर्व एजेंट्स बनाए थे। नर्व एजेंट नर्वस सिस्टम को ठप कर देते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 1984 से 1988 के बीच ईरान इराक युद्ध में नर्व एजेंट्स का जमकर इस्तेमाल हुआ था। इनमें केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे हथियारों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नुकसान पहुंचाने या फिर मारने के लिए किया जाता है। इन हथियारों में जो केमिकल का इस्तेमाल होता है उससे इंसानी शरीर को गंभीर नुकसान पहुंचता है, जैसे शरीर बुरी तरह जल जाता है या फिर पैरालाइज्ड हो जाता है या काम करना बंद कर देता है। केमिकल हथियार कई तरह के होते हैं। कुछ हथियारों में फोस्जीन गैस का इस्तेमाल किया जाता है जिससे इंसान का दम घुटने लगता है, जैसे इंसान के फेफड़े और श्वसन तंत्र पर हमला करते हैं, जिससे व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत होती है, उसकी मौत हो जाती है। कुछ हथियारों में मस्टर्ड गैस का इस्तेमाल होता है जो त्वचा को जला देता है, लोगों को अंधा कर देता है। केमिकल वेपन्स में सबसे ज़्यादा खतरनाक नर्व एजेंट को माना जाता है। ये सीधे इंसान के नर्वस सिस्टम पर हमला करता है। इससे इंसान के दिमाग और शरीर का संबंध टूट जाता है। नर्व एजेंट की छोटी सी मात्रा भी इंसानों के लिए घातक साबित हो सकती है। नर्व एजेंट VX की 0.5 मिलीग्राम से भी कम मात्रा एक इंसान की जान लेने में सक्षम है। मार्च 2018 में रूसी सेना के पूर्व अफसर सर्गेई स्क्रिपल और उनकी बेटी यूलिया पर भी नर्व अटैक हुआ था। दोनों कई दिनों तक अस्पताल में भर्ती थे, जिसके बाद उनकी जान बच गई थी। सर्गेई स्क्रिपल बाद में ब्रिटेन के जासूस बन गए थे। ब्रिटेन ने रूस पर सर्गेई और उनकी बेटी की हत्या की कोशिश करने का आरोप लगाया था। अगस्त 2020 में रूस के विपक्षी नेता अलेक्सेई नवलेनी जब फ्लाइट से मॉस्को जा रहे थे, तभी रास्ते में उनकी तबीयत बिगड़ गई। उनकी तबीयत इतनी बिगड़ी कि उन्हें वेंटिलेटर पर रखना पड़ा। बाद में जांच में सामने आया कि नवेल्नी को नोविचोक नाम का नर्व एजेंट दिया गया था। केमिकल वेपन्स के खतरे को समझते हुए 1997 में ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स यानी OPCW का गठन हुआ था। इसका काम केमिकल हथियारों को खत्म करना है। यह संगठन संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर काम करता है। आज 192 देश इसके सदस्य हैं। इसके तहत केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल रोकने की कोशिश करना है। हालांकि जानकार मानते हैं कि इसके बाद भी रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल बंद नहीं हुआ है। रूस पर तो इनका इस्तेमाल करने का अक्सर आरोप लगता रहा है। ये कितना खतरनाक है। और देखिए, मानवता के लिए सबसे बड़ी परेशानी इंसानों ने ही पैदा की है, इन युद्धों ने पैदा की है। युद्धों में बड़ी तादाद में लोगों को मारने के लिए कई प्रयोग किए गए। आपको याद होगा, खासतौर पर वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान आप जब इसकी हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो कई ऐसे हथियारों का आविष्कार किया गया था कि जिसमें गोला बारूद के बजाय लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए इन केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल किया जाए। और आपको याद होगा, बायोवार भी एक कहा जाता है। जब कोविड जैसा एक बीमारी या एक प्रकोप फैला, पूरी दुनिया में फैला था, तो आपने इसकी विभीषिका का अंदाज़ा लगाया होगा। इसको लेकर कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी रही हैं। चाइना इसको लेकर कई बार सवालों के घेरे में आता रहा है कि वो इस तरह के प्रयोग जो है वो अपने यहाँ पर करता रहा है और शायद इसी की कुछ गड़बड़ी की वजह से ये हुआ होगा। ये भले ही एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी हो, लेकिन अंदाज़ा लगाने के लिए एक उदाहरण के तरीके से हमारे सामने रखा जा सकता है कि कैसे एक बैक्टीरिया, एक वायरस पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले सकता है, पूरी दुनिया को थाम सकता है।
और इसमें आपको परमाणु हथियारों की तरह बड़ा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इंसानों पर ये केमिकल हथियार कितने खतरनाक हो सकते हैं। अब ये जो आरोप लगाया गया है इजराइल के राष्ट्रपति की तरफ से, ये भी थोड़ा समझने जैसा है। दरअसल ये बताया जा रहा है कि हमास कितना खतरनाक है, इसके सबूत दुनिया के उन लोगों के सामने रखे जा रहे हैं। अगर इजराइल के ऊपर कोई दबाव नहीं होता अंतर्राष्ट्रीय जगत का, तो अभी तक तो गजा पट्टी में कत्लेआम या नरसंहार बहुत बड़े पैमाने पर हो गया होता। अभी तक तो हमला जो है वो अपने अंतिम दौर में पहुंच गया होता। अगर इजराइल रुका हुआ है तो उसकी वजह है अंतर्राष्ट्रीय दबाव। इजराइल बार बार बता रहा है कि हमास कितना खतरनाक है या कितना खतरनाक हो सकता है, इसलिए हमें आगे बढ़ने की इजाज़त दी जाए। और इसी सीरीज़ में फिर ये बात सामने आई है कि जिन लोगों ने म्यूज़िक फेस्टिवल पर हमला किया था, जिन आतंकियों ने हमास के, उनके पास से कुछ ऐसी सामग्री मिली है जो केमिकल वेपन तैयार करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। हालांकि ये लोग मारे गए, इसीलिए इसका इस्तेमाल नहीं कर पाए हैं, लेकिन इजराइल की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है, ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि इसी तरीके के केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल वहाँ हमास, क्योंकि गजा पट्टी में उनके पास समय भी है और इतने समय से उन्होंने कई हथियार ऐसे तैयार भी किए होंगे, तो ये इजराइल ने अपनी एक चिंता भी जाहिर की है कि केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल हमास कर सकता है।